प्रश्न 26। लोकलक्षी निर्णय से आप क्या समझते हैं? इसके साक्षिक महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर: लोकलक्षी निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 लोकलक्षी निर्णय के संबंध में है। लोकलक्षी निर्णय एक प्रकार की घोषणा है जो किसी व्यक्ति की हैसियत को वर्णित करती है, जैसे कि वह दिवालिया है, और इसलिए जो सभी व्यक्तियों के प्रति प्रभावशील होती है, चाहे वह इस मामले के पक्षकार हों चाहे ना हो। इसलिए किसी व्यक्ति के बारे में यह घोषणा कि वह दिवालिया है प्रत्येक ऐसे मामले में सुसंगत होगा जिसमें यह प्रश्न हो कि वह दिवालिया है। सर्वबंधी निर्णय की बात धारा 41 में है। इस धारा के अनुसार वसीयत प्रशासन, वैवाहिक, सामुद्रिक, दिवालिया विषयक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश, आज्ञप्ति तथा न्याय निर्णयन उस समय सुसंगत होगा जब ऐसे न्याय निर्णय किसी व्यक्ति को कोई विधिक चरित्र प्रदान करता है या घोषित करता है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट विधिक चरित्र का अधिकारी नहीं रह गया है। प्रश्न 27। अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता, इस सामान्य नियम के क्या अपवाद हैं? उत्तर: अनुश्रुत साक्ष्य सुनी सुनाई बातों के साक्ष्य को कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो न्यायालय में साक्ष्य दे रहा है साक्ष्य को घटित होते हुए स्वयं नहीं देखता है, तो वह दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ज्ञात हुए तथ्यों का साक्ष्य नहीं दे सकता। सुनी सुनाई बातों को विधि के नज़र में कोई साक्ष्य नहीं माना जाता है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों का साक्षी श्रोता ना होकर अन्य कोई व्यक्ति होता है। साक्ष्य अधिनियम में अनुश्रुत साक्ष्य के अपवर्जन के निम्न अपवाद हैं। 1. रेस जेस्टे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत यदि कोई तथ्य एक ही समव्यवहार का अंग है तथा जिन शब्दों को अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में साबित किया जाता है, यदि वे तथ्य समय, स्थान तथा परिस्थितियों को देखते हुए घटना से इतने नज़दीक हों कि वह उसी समव्यवहार का भाग लगें। 2. स्वीकृतियां जो धारा 17 में परिभाषित हैं तथा 18, 19 तथा 20 की परिस्थितियों में इन धाराओं में वर्णित परिस्थितियों में से की गई हैं। 3. संस्वीकृतियां जो व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से की है, तो संस्वीकृतियों को सुनने वाला व्यक्ति संस्वीकृतियों का साक्ष्य दे सकता है। 4. धारा 32 में वर्णित मृत्युकालिक कथन। 5. किसी ऐसे साक्षी का कथन जो मर गया है या साक्षी के रूप में बुलाया ना जा सकता हो। धारा 33। 6. सामान्य व्यवहार के अनुक्रम में रखी जाने वाली लेखा पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियां। धारा 34। प्रश्न 28। साक्ष्य तौली जाती है, गिनी नहीं जाती, विवेचना कीजिए। उत्तर: साक्षियों की संख्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 स्पष्ट करती है कि किसी भी मामले के तथ्यों को साबित करने के लिए साक्षियों की किसी विशिष्ट संख्या की अपेक्षा नहीं होगी। किसी तथ्य को साबित जानने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होगी, यह पूर्ण रूप से न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है, और किसी भी निर्णय के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह निराधार है केवल इसलिए कि कुल एक साक्षी ने गवाही दी थी। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे दो सिद्धियों को सही बताया है जो केवल एक गवाह के परिसाक्ष्य पर आधारित थी। हीरालाल बनाम स्टेट AIR 1971 SC के मामले में यह तर्क दिया गया था कि केवल एक गवाह के परिसाक्ष्य पर सजा देना खतरनाक हो सकता है। न्यायमूर्ति रोहतगी ने कहा कि कोई ऐसा तकनीकी नियम नहीं है, न्यायाधीश भी कंप्यूटर नहीं होते, सारी बात परिस्थितियों तथा केवल एकमात्र गवाह की बात की सत्यता पर निर्भर होती है। प्रस्तुतवाद में प्रत्यक्ष या परिस्थितियों का साक्ष्य अभियुक्त की दो सिद्धि के लिए पर्याप्त है। परीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त को उस स्थान का खतरनाक बदमाश बताया है। कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था,
ऐसी परिस्थिति में प्रायः न्यायालय को हकीकत निकालनी पड़ती है। इसलिए विधि का यह नियम होता है कि महत्व गवाही के गुण का है, उसकी मात्रा का नहीं। साक्ष्य तौली जाती है, गिनी नहीं जाती। यह कथन उपयुक्त है। प्रश्न 29, प्रत्यक्ष साक्ष्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रत्यक्ष साक्ष्य जब कोई तथ्य ऐसा है जिसे देखा जा सकता है तथा उस तथ्य का साक्ष्य ऐसा व्यक्ति दे जिसने स्वयं तथ्य घटित होते देखा हो। यदि कोई तथ्य ऐसा है जिसे सुना जा सकता था तथा ऐसा व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है जिसने स्वयं तथ्य को सुना हो। यदि यह तथ्य किसी व्यक्ति को राय है तथा ऐसे व्यक्ति साक्ष्य दे रहा है जो ऐसी राय स्वयं रखता हो, तो ऐसे साक्ष्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य कहते हैं। यहाँ साक्षी विवाद की विषय वस्तु का प्रत्यक्ष साक्ष्य दे रहे होते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य घटना का प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है। जैसे यदि अ पर ब को पीटने का आरोप है, स एक साक्षी कहता है कि उसने अ को देखा था कि वह ब को पीट रहा था। अ पर आरोप है कि उसने ब को गाली दी थी। स ने यह कहा कि उसने स्वयं सुना था कि अ ब को गाली दे रहा था। अ ने ब को गाली देते हुए सुना था। अ एक चिकित्सक से अपनी राय का साक्ष्य दे रहा है। वह यदि स्वयं आकर बताए कि वह ऐसी राय किस आधार पर रखता है, तो ऐसे साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाते हैं। चुन्नी लाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 2010 SC 1467 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि साक्षियों के पिता तथा उनके 2 लड़कों की हत्या करने वाला उनके पिता का भाई था। उनका उस स्थान पर होना स्वाभाविक था। बचाव पक्ष उनके परिसाक्ष्य के बारे में कोई संदेह नहीं पैदा कर सकता था। साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य माना गया। प्रश्न 30, प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं अनुश्रुत साक्ष्य में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं अनुश्रुत साक्ष्य में अंतर। 1. प्रत्यक्ष साक्ष्य उन तथ्यों का साक्ष्य है जिसे साक्षी स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर साक्ष्य देता है, जबकि अनुश्रुत साक्ष्य वह साक्ष्य है जिसे साक्षी ने अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव न किया हो, परंतु जो तथ्य किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से साक्षी के ज्ञान में आया है। 2. प्रत्यक्ष साक्ष्य साबित किए जाने वाले तथ्यों का सर्वोत्तम साक्ष्य है, जबकि अनुश्रुत साक्ष्य विधि दृष्टि से कोई साक्ष्य नहीं, परंतु इन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ग्राह्य किया जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य का साक्ष्य साक्षी स्वयं अपने उत्तरदायित्व पर देता है, जबकि अनुश्रुत साक्ष्य का साक्ष्य साक्षी अन्य व्यक्तियों से ग्रहण किया होता है। अतः साक्षी का उन तथ्यों की सत्यता की कसौटी के लिए सम्यक प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सकता। 4. प्रत्यक्ष साक्ष्य चूंकि साक्षी ने स्वयं अनुभव किया है, अतः साक्षी के परीक्षण के माध्यम से ऐसे साक्ष्यों की सत्यता की कसौटी हो सकती है, जबकि अनुश्रुत साक्ष्य चूंकि साक्षी ने दूसरे व्यक्ति से ग्रहण किया होता है तथा साक्षी का उन तथ्यों की सत्यता की कसौटी के लिए सम्यक प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सकता।